हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग लेके आए बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन या फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलस। हम लोगों ने एक लेक्चर में पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, तो वो इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट हमें बताती थी। और ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन है या जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलस है, ये हमें बताएगा कि किसी फंक्शन के डेरिवेटिव कैसे निकाले जाते हैं। तो उसका पहले पूरा आइडिया होना चाहिए कि डेरिवेटिव है क्या। वैसे तो लगता है बड़े बड़े फंक्शंस आते हैं, dy अपॉन dx निकालना है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज dy अपॉन dx एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड। तो जब चीजें समझ में आती हैं, उनका रीजन समझ में आता है, लॉजिक समझ में आते हैं, तो चीजों को पढ़ना आसान होता है। अदरवाइज जो चीजें हमारे लिए बोझ होती हैं कि कैसे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें, इसका मतलब क्या है। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलस, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। और जब हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से बहुत सारे बेसिक फंक्शन के पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर उनके कॉम्बिनेशन की बात करेंगे कि ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, कॉम्पोजिट फंक्शंस बना दिए, तो उनके डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे हम लोग। तो पहले पढ़ते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलस। तो इसका पहले थीम समझते हैं कि जैसे हम लोग फंक्शन का रोल क्या होता है। फंक्शन इज लाइक अ मशीन। जैसे मैंने बोला कि एक मशीन है, एक मशीन है, तो मशीन का अपना एक स्पेसिफिक रोल होता है कि हमने इसमें कुछ इनपुट दिया होगा, मशीन ने कुछ फंक्शन किया होगा। जैसे बोलते हैं मशीन फंक्शनल है, मतलब काम कर रही है। तो मैंने कुछ इनपुट दिया, मशीन ने अपना फंक्शन किया और उसने हमें एक आउटपुट दे दिया। चलो मैं एक नॉर्मल मशीन की बात कर लेता हूं, बहुत बेसिक सी मशीन है। एक मान लो कोई मशीन है कि जो कैप बनाती, पेन का कैप बनाती, तो हमने रॉ मटेरियल डाला, मशीन ने अपना कुछ फंक्शन किया और कैप में कन्वर्ट कर दिया। एक मैथमेटिकल मशीन की बात करते हैं, मान लो हमारे पास एक कैलकुलेटर है, तो उसमें प्लस का साइन बना हुआ है, तो ऐड करने वाली मशीन है, तो हमने एक x इनपुट डाला, एक y इनपुट डाला और दोनों को जोड़ करके उसने z दे दिया। 2 डाला, 3 डाला, 2 + 3 उसने करके 5 दे दिया। तो मशीन में कुछ इनपुट डालना पड़ता है, मशीन अपना कुछ काम करती है, फिर हमें आउटपुट देती है। तो फिलहाल हम लोग जो बात करेंगे कैलकुलस की, मैथमेटिक्स की, तो यहां पर हम लोग मैथमेटिकल मशीन्स की बात कर रहे हैं कि सपोज हमने 30 डिग्री बोला और मशीन थी साइन फंक्शन वाली, तो उसने साइन 30 की वैल्यू को हमें हाफ दे दिया। हमने सपोज बोला कि मेरा फंक्शन था 10, तो मशीन थी 10 फंक्शन वाली। अगर हम 0 डालेंगे तो 0 देगी, 30 डिग्री डालेंगे तो 1/√3 दे देगी, और 60 डिग्री डाल देंगे तो √3 दे देगी। तो जो इनपुट होता है मैथमेटिक्स में, उसको हम लोग लिख देते हैं x से। इनपुट हमने क्या दिया, x दिया। मशीन के फंक्शन को लिख देते हैं f से। तो इस x पर मशीन ने अपना फंक्शन दिया, तो आउटपुट क्या दे दिया, fx दे दिया। बट देयर कैन बी इनफाइनाइट इनपुट्स, 1 2 3 1.2 1.5 7.2 7.98 एंड सो ऑन। तो हम लोग सारे इनपुट के लिए एक आउटपुट का पेयर बना लेंगे, x fx। तो ऐसे कितने पेयर्स बन जाएंगे, ऐसे तो इनफाइनाइट पेयर बन जाएंगे। इसका मतलब उन सारे पेयर्स को तो नहीं बनाया जा सकता है कि 1 पर क्या वैल्यू है, 10 पर क्या वैल्यू है, 10,000 पर क्या वैल्यू है, -10 लाख पर क्या वैल्यू है। तो हम लोग फिर एक टेंटेटिव आइडिया के लिए इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं कि एक एक्सिस पर इनपुट लिख देते हैं और दूसरे एक्सिस पर आउटपुट। तो ये कहलाता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इस पर डिपेंड करता है आउटपुट। तो जो इनपुट पेयर्स आ रहे थे, बहुत सारे पेयर यहां पर बनेंगे, तो जो इनपुट वैल्यूज आ रही थी, उन इनपुट वैल्यूज को हम लोग प्लॉट कर देते इस एक्सिस पर, और जो आउटपुट वैल्यू आती है उसको इस एक्सिस पर प्लॉट कर देते हैं। यूजुअली इस एक्सिस को लिखा जाता है y, लेकिन यहां पर हमें प्लॉट क्या करना था, यहां पर हमें प्लॉट करना था fx।
इसलिए कभी कभी लिख दिया जाता है y इज इक्वल टू एफ एक्स। x इनपुट था, उस पर f ऑपरेशन हुआ, आउटपुट मिला एफ एक्स, और उसको हमने प्लॉट किया y एक्सिस पर, इसलिए यूजुअली हम फंक्शन को लिख देते हैं y इक्वल टू एफ एक्स। मतलब वो x का कोई फंक्शन है। जैसे कोई एग्जांपल लेता, मेरे पास एक फंक्शन था और वो फंक्शन था y इज इक्वल टू एफ एक्स, और वो फंक्शन सपोज एक्स क्यूब था। कोई फंक्शन हो सकता है, साइन हो सकता है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जितने और ये पेयर्स आ रहे हैं, 1 पर क्या मिला, 2 पर क्या मिला, तो उन सारी वैल्यू, x की वैल्यू यहां पर तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है ना, तो x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम लोग y की वैल्यू लिखते हैं। यहां पर सारे पेयर हम लोग प्लॉट करते हैं। तो ऐसे करके जब सारे पेयर प्लॉट करते हैं तो ये हमें एक ग्राफ मिल जाता है। तो फंक्शन के ग्राफ से हमें एक आइडिया हो जाता है कि जैसे जैसे x की वैल्यू हम बदलते हैं तो फंक्शन किस तरीके से चेंज होता है। किसी पर्टिकुलर x के लिए फंक्शन ने अपनी कितनी वैल्यू दी होगी, ये सपोज x था, तो x पर जो वैल्यू मिली होगी वो fx, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे x, fx, और fx को हम लोग लिख देते हैं y। तो ऐसे भी लिख सकते हैं x, y, जहां पर y क्या था, y fx के इक्वल था। तो मैथमेटिकल जो मशीन्स होती हैं तो उसमें बहुत सारे इनपुट्स आते हैं, तो सारे इनपुट का अगर एक टेबल बनाए भी तो इनफाइनाइट टेबल बन जाएगी। तो उन सबको एक साथ लिखा तो नहीं जा सकता, लेकिन ग्राफ से हमें एक टेंटेटिव आइडिया मिल जाता है। तमाम सारे ग्राफ हम लोगों ने पढ़े होंगे, साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ, टेन का ग्राफ, एक्स स्क्वायर का ग्राफ, एक्स क्यूब का ग्राफ, ई टू द पावर एक्स का ग्राफ, ए टू द पावर एक्स का ग्राफ, लॉग का ग्राफ। तो वो सारे फंक्शंस हैं। फंक्शन की एक खास बात और है, जैसे हर चीज फंक्शन, जैसे हम लोगों ने फंक्शन की खास बात है कि मैंने कोई इनपुट दिया तो एक ही आउटपुट मिलेगा उस इनपुट के करस्पॉन्डिंग, और दो मिलने लगे मतलब मशीन गड़बड़ है। अब मैंने बोला कि एक मशीन है जो प्लास्टिक का रॉ मटेरियल यूज करती है और कैप बना देती है। तो एक बार हमने प्लास्टिक का रॉ मटेरियल डाला, उसने कैप बना दी, और दोबारा उसने क्या बना दिया, कुछ और बना दिया, कटोरी बना दी। इसका मतलब दिस मशीन इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। एक इनपुट के लिए एक आउटपुट होना चाहिए। तो जब भी हम लोग फंक्शन के ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक एक्स पर हमें सिर्फ एक आउटपुट मिलता है। अगर मैं ग्राफ ऐसे बनाता कि मैंने सपोज एक ग्राफ बनाया और वो ग्राफ ऐसे था, तो मैं तुमसे पूछता कि क्या ये फंक्शन है, तो मैं बोलता कि यहां पर एक एक्स ऐसा है जिसके लिए दो दो वैल्यूज मिल रही, तो मैं बोल सकता हूं दिस इज नॉट अ फंक्शन। क्योंकि अगर फंक्शन होता तो एक एक्स पर केवल एक वैल्यू मिलती। हाँ, लेकिन इसका एक दूसरा पार्ट पॉसिबल है कि दो एक्स पर सेम वैल्यू मिल रही हो। तो जैसे मैं बोलता है कि यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, तो मैं बोलता है कि इस एक्स पर और इस एक्स पर जो वैल्यू आ रही हो दोनों सेम आ रही। तो दो डिफरेंट इनपुट पर सेम वैल्यू हो सकती है, बट एक इनपुट पर दो डिफरेंट वैल्यूज नहीं हो सकती। तो ये हम लोगों का फंक्शन हो गया। तो फंक्शन का मतलब समझ में आया कि एक इनपुट पर केवल एक आउटपुट मिलना चाहिए, एक से ज्यादा आउटपुट नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हो सकता है 10 इनपुट के लिए आउटपुट सेम आ रहा हो। अब सपोज कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो कुछ भी डालते रहो, वो तो सेम वैल्यू देता रहेगा ना। तो फंक्शन की डेफिनेशन समझ में आ गई। तो इन्हीं फंक्शन की स्टडी करनी है कि फंक्शन की वैल्यू इनपुट बदलने के साथ कैसे बदलती है, कांस्टेंट रहती है, बढ़ती है, घटती है, धीरे बढ़ती है, तेजी से बढ़ती है, धीरे घटती है या तेजी से घटती है। तो उन्हीं की स्टडी हम लोग करते हैं डिफरेंशिएशन में। तो जैसे मैंने हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फंक्शन की वैल्यू इनपुट के हिसाब से कैसे बदलती। तो सपोज मैंने बोल दिया कोई एक फंक्शन था और उसका ये ग्राफ था। ग्राफ मैंने कुछ ऐसे बना लिया। मैंने कोई एक्स लिया
ये वाला, और फिर x में चेंजेस कर दिए, तो x के चेंज को मैंने लिखा डेल्टा x। ये x था और ये डेल्टा x था। तो x पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? fx आएगी। fx को हम लोग मान लेते हैं कि दिस इज सपोज y। x प्लस डेल्टा x पर फंक्शन की वैल्यू को लिख सकते हैं f ऑफ x प्लस डेल्टा x। तो ये y से डिफरेंट आ रही होगी, तो इस वैल्यू को मान लेते हैं y से डिफरेंट है, तो y प्लस डेल्टा y। अब यहां पर हमें एक चीज का ख्याल रखना, अगर पैटर्न देखना है तो डेल्टा x को पॉजिटिव रखा जाता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा इंक्रीजिंग ट्रीट किया जाता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, इसलिए डेल्टा x पॉजिटिव है, बट डेल्टा y कैन बी नेगेटिव, डेल्टा y कैन बी जीरो, डेल्टा y कैन बी पॉजिटिव। तो ये बात क्लियरली समझ में आ गई कि x पर वैल्यू fx है और x प्लस डेल्टा x पर वैल्यू f ऑफ x प्लस डेल्टा x है। fx को मैंने y माना है, तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x y से डिफरेंट हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो मैं बोलता है कि जब x में चेंज आया डेल्टा x का, तो y में कितना चेंज आया, यही हमें स्टडी करना है। तो पहले जो वैल्यू थी वो ये थी, कितनी, y, और बाद में जो वैल्यू आ गई वो वैल्यू आ गई y प्लस डेल्टा y। तो फिर ये वैल्यू कितनी आ गई, दिस वैल्यू इज डेल्टा y। तो हम लोग यहां से बहुत सिंपली बोल सकते हैं कि जब हम लोगों ने x में डेल्टा x का चेंज किया, इनपुट वैल्यू में डेल्टा x का चेंज किया, तो आउटपुट वैल्यू में कितना चेंज आ गया, डेल्टा y आ गया। इनपुट वैल्यू में अगर 1 का चेंज करते तो आउटपुट वैल्यू में कितना चेंज आता। यूनिटरी मेथड पढ़े होंगे बचपन में कि x में जब डेल्टा x का चेंज है तो y का चेंज हो गया डेल्टा y। तो अगर x की वैल्यू में यूनिट चेंज होता तो y का चेंज कितना आता, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। एक्चुअली यही डेरिवेटिव है, लेकिन अभी इंटरवल बड़ा है, बाद में डिस्कस करूंगा कि डेरिवेटिव है क्या। तो दिस इज व्हाट इज दिस, दिस इज चेंज इन y, और y का मतलब है fx विथ रिस्पेक्ट टू x। x बदलने के साथ y किस तरीके से बदलता है, तो ये लिखा हुआ है, और ये फिलहाल लिखा हुआ है एवरेज चेंज। ये क्या लिखा हुआ है, एवरेज चेंज। अब इसके क्या क्या मायने हो सकते हैं, तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि डेल्टा y तो पॉजिटिव है क्योंकि फंक्शन बढ़ रहा है, और डेल्टा x हमेशा पॉजिटिव हमें लेना है। तो ये क्वांटिटी कैसी आ गई, इस केस में ये क्वांटिटी पॉजिटिव आ गई। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि इस इंटरवल में दिस फंक्शन इज ऑन एवरेज इंक्रीजिंग। लेकिन एक ग्राफ अगर हम लोग ऐसे बनाते कि हमारे पास एक फंक्शन ऐसा था, तो x पर वैल्यू y थी और x प्लस डेल्टा x पर जो वैल्यू है वो y प्लस डेल्टा y, लेकिन ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से छोटी आ रही। तो अब की बात डेल्टा y कैसा हो गया, तो इस केस में जो डेल्टा y आ गया वो आ गया नेगेटिव। तो मैं बोल सकता हूं डेल्टा x तो हमेशा पॉजिटिव है और डेल्टा y नेगेटिव है, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज नेगेटिव। तो जब x बढ़ाते हैं तो y घट रहा है, इसका मतलब तो ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या इतनी बात क्लियर होगी, तो दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो नेगेटिव वैल्यू आती तो डिक्रीजिंग, पॉजिटिव वैल्यू आती तो इंक्रीजिंग। एक ग्राफ हम लोग और बनाते हैं अगर हम लोगों का ग्राफ ऐसा होता
ये x था और यहां पर हम लोगों ने ले लिया x प्लस डेल्टा एक्स, तो ये y था और ये y प्लस डेल्टा y था। तो इस केस में डेल्टा y कितना हो गया? 0। तो मैं बोल सकता हूं कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज 0। तो इस इंटरवल में फंक्शन में कोई चेंज नहीं आया। तो ये एवरेज बिहेवियर है कि जब x वैल्यू थी तो भी y की वैल्यू वही थी, जब x प्लस डेल्टा x हुई तो भी वही वैल्यू दे रहे। तो इस इंटरवल में फंक्शन में कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब ये एवरेज बिहेवियर। तो यहां से साफ दिखाई दे रहा है कि पहले फंक्शन बढ़ता है, मैक्सिमम पहुंचता है और फिर घट करके उसी के बराबर आ जाता है। तो ये जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स हमें इंफॉर्मेशन देता है वो सही नहीं देता है, वो एवरेज इंफॉर्मेशन देता है कि ऑन एवरेज फंक्शन बढ़ रहा है, घट रहा है, कितना ज्यादा बढ़ गया, कितना ज्यादा घट गया, या कांस्टेंट है। जैसे हम लोग एक ग्राफ और बना लेते और हम लोग बात करते कि हमारे पास एक फंक्शन है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और ग्राफ हम लोगों ने ऐसे बना लिया। तो अगर हम लोग x यहां पर लेते और डेल्टा x प्लस डेल्टा x यहां पर ले लेते, x और ये x प्लस डेल्टा x, तो बोलता है कि जब वैल्यू x थी तो y फंक्शन की वैल्यू ये थी, और जब डेल्टा x बढ़ा दिया तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ गई। तो अगर हम लोग इस इंटरवल में काम करेंगे तो बोलेंगे फंक्शन ऑन एवरेज इंक्रीज कर गया। लेकिन मैं बोलता है कि नहीं, x और x प्लस डेल्टा x हम लोग यहां पर ले रहे हैं, इसको हटा करके x प्लस डेल्टा x, तब बोलता है कि x पर वैल्यू ज्यादा थी और x प्लस डेल्टा x पर वैल्यू कम है, तो इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज कर रहे हैं। अगर ये हटा करके हम लोग x प्लस डेल्टा x यहां ले लेते, डेल्टा x की वैल्यू को और बढ़ा दे, तो मैं बोलता है जो वैल्यू पहले थी वही वैल्यू बाद में भी है। तो अगर डेल्टा x में इतना चेंज किया तो वही फंक्शन ऑन एवरेज कांस्टेंट है। तो ये जो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x हमें इंफॉर्मेशन देता है, ये इंफॉर्मेशन देता है एवरेज इंफॉर्मेशन। एकदम सही इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, उसी को बोलते हैं dy अपॉन dx। तो अगर हमें बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहां पर फंक्शन की वैल्यू प्लॉट करते और हम लोगों का ग्राफ कुछ ऐसे था। तो हम लोगों ने यहां पर एक x ले लिया, दिस इज x। अगर डेल्टा x की लिमिट ऑफ डेल्टा x इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0, इस टर्म का मतलब समझना कि जो हम x में चेंजेस कर रहे हैं वो बहुत छोटे हैं और वो 0 को टेंड कर रहे हैं, वो एक्चुअली 0 है नहीं, दोज आर टेंडिंग टूवर्ड्स 0, मतलब बहुत छोटे हैं। तो अगर डेल्टा x बहुत छोटा है तो जो अगला पॉइंट मिलेगा वो इसके जस्ट बगल में मिलेगा, मतलब इस पॉइंट को हम लोग बोल सकते हैं x प्लस डेल्टा x। तो मैं एक बात और बोल सकता हूं कि फंक्शन की वैल्यू में कोई बहुत चेंज तो आया नहीं, यहां पर वैल्यू थी y और x प्लस डेल्टा x पर वैल्यू हो गई डेल्टा y। तो फंक्शन की वैल्यू पहले y थी और अब y प्लस डेल्टा y हो गई, तो जो चेंज आ गया वो आ गया डेल्टा y। तो हम लोग एक बात बोल सकते हैं कि इंटरवल अगर ये बहुत छोटा है तो इतने छोटे से रीजन में ग्राफ के फ्लक्चुएट करने के चांसेस नहीं। बड़ा रीजन है तो ग्राफ ऐसे से जाएगा, लेकिन जरा सा रीजन है तो फ्लक्चुएट तो नहीं कर पाएगा, और रीजन है बहुत छोटा। तो मैं बोल सकता हूं कि हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी कि x बढ़ाने पर यहां पर फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही, तो इस पार्ट पर जो फंक्शन है वो फंक्शन इंक्रीजिंग है। लेकिन अगर वही x में यहां पर लेता और फिर x प्लस डेल्टा x लेता तो ये फंक्शन भी यहां पर इंक्रीजिंग है। लेकिन अगर ये x में यहां पर ले लेता इस जगह पर और x को थोड़ा सा बढ़ाता, तो पहले वैल्यू ज्यादा थी बाद में वैल्यू कम है, तो यहां पर फंक्शन कैसा है, यहां पर फंक्शन डिक्रीजिंग है। और यहां पर फंक्शन कैसा था, यहां पर फंक्शन इंक्रीजिंग है।
तो एक बात क्लियर होगी, अगर इनपुट वेरिएबल का चेंज 0 को टेंड करता है तो हमें उस समय एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है कि फंक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है। तो ये फिर हमें इंस्टेंट या उसी पर्टिकुलर एक्स पर इंफॉर्मेशन देने लगता है कि इस समय फंक्शन कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है या कांस्टेंट है। तो अब जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स हम लोगों ने लिखा था डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और एक बात हम लोगों ने और लगा दी यहां पर, लिमिट डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो अगर लिमिट डेल्टा एक्स 0 को जाएगी तो दिस इंप्लाइज डेल्टा वाई की लिमिट भी किसको जाएगी, 0 को। क्या बात सही है? अगर डेल्टा एक्स 0 को जाएगा तो क्या वाई का चेंज भी 0 को जाएगा, यस और नो? नहीं कह सकते। हां, ये बात मैं कह सकता हूं कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता, जैसे बोलता है कि मेरे ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन था, मेरे पास एक फंक्शन था, ये कॉन्टिन्यूअस था, कहीं टूटा नहीं था, तो x में अगर छोटा चेंज करेंगे तो y का चेंज भी छोटा आएगा। लेकिन अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ना होता, फंक्शन कुछ ऐसा होता, ऐसा, और फिर मैं बोलता कि x तो मैंने यहां पर ले लिया और तब वैल्यू ये मिल गई, और जब x में जरा सा चेंज कर दिया तो वैल्यू ये मिल गई, तो डेल्टा वाई तो बहुत बड़ा हो गया ना। तो इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड 0, इनपुट वेरिएबल में हम बहुत छोटा चेंज कर रहे हैं, तो फिर आउटपुट वेरिएबल डेल्टा वाई उसमें जो वाई उसमें जो चेंज आएगा वो भी बहुत छोटा होगा। तो इफ लिमिट डेल्टा टेंडिंग टू डेल्टा एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0 एंड फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, देन डेल्टा वाई इज ऑल्सो टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो ये भी बहुत छोटा और ये भी बहुत छोटा है, तो इसी को हम लोग लिख दिया करते dy अपॉन dx। अगर डेल्टा x बहुत छोटा है तो dx, डेल्टा y बहुत छोटा है तो dy, तो इसी को हम लोगों ने बोल दिया dy अपॉन dx, और यही हम लोगों का फर्स्ट प्रिंसिपल है। लेकिन इसको f के साथ कैसे रिलेट करते हैं? हम लोगों ने लिखा था y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो y प्लस डेल्टा y, और अब डेल्टा y को क्या लिखेंगे, dy, तो दिस इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस dx। x पर वैल्यू थी y, तो x प्लस dx पर जो वैल्यू आएगी y प्लस dy आएगी। इसमें इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो इसमें इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो dy आ जाएगा f ऑफ x प्लस dx और माइनस f ऑफ x। इस dy की वैल्यू यहां पर पुट कर देते, f ऑफ x प्लस dx माइनस fx, और अपॉन dx तो नीचे लिखा था, और यहां पर dx की लिमिट किसको जा रही थी, लिमिट ऑफ dx या डेल्टा एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0। तो डेल्टा एक्स की लिमिट 0 को जा रही है, तो यहां पर जो हम लोगों ने dx लिखा हुआ है वो बहुत छोटा है, तो इसी dx को रिप्लेस कर देते हैं h से। तो जो यहां पर dx था इसी को लिख देते h, और dx चूंकि बहुत छोटा था तो h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो हम लोग फिर यहां से लिख सकते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ x प्लस h, dx को x लिख दिया, और माइनस f ऑफ x और अपॉन h। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलस। तो ये हम लोगों का कैलकुलस का फर्स्ट प्रिंसिपल है, और इस प्रिंसिपल से हम लोग डेरिवेटिव्स निकालते हैं। तो दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलस, और इससे डेरिवेटिव निकालते हैं। तो इससे कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, एक एग्जाम्पल तो कम से कम सॉल्व कर ही लेते हैं कि इस प्रिंसिपल से डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। सपोज कोई एक छोटा सा फंक्शन ले लेता हूं, फंक्शन ले लेता हूं y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
और इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, मतलब dy अपॉन dx निकालना है। तो dy अपॉन dx इस फर्स्ट प्रिंसिपल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x और अपॉन h। fx कितना था, x स्क्वायर। तो अगर मैं बोलता f ऑफ x प्लस h लिखूं तो f ऑफ x प्लस h, अगर x की जगह x प्लस h पुट कर देंगे तो यहां भी तो पुट कर देंगे, तो दिस विल बी x प्लस h स्क्वायर। वो वैल्यूज यहां पर पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ x प्लस h, ये हो गया x प्लस h स्क्वायर, और fx कितना था, fx तो x स्क्वायर था अपॉन h। अब यहां पर लिमिट का रोल समझ में आएगा। अगर मैं h की वैल्यू को 0 पुट कर दूं, मैं बोल दूं कि h बहुत छोटा है, h को 0 पुट कर दो, तो अगर हम h को 0 पुट कर देते हैं तो ये x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा 0, और h को 0 पुट कर देंगे तो 0, एंड 0 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड। तो हम लोग यहां पर डायरेक्टली नहीं पुट करेंगे, कुछ ट्रिक लगाएंगे ताकि 0 बाय 0 का फॉर्म ना आए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको ओपन कर लेते हैं, लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड्स 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो जब ए माइनस बी करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस एच माइनस एक्स, और जब a प्लस बी करेंगे तो x प्लस एच और प्लस x और अपॉन h। तो यहां से ये x और x कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गई लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0, यहां बचा h और ब्रैकेट में बचा 2x प्लस h और नीचे लिखा था h, तो ये h और h तो कैंसिल हो गए। अब h और h कैंसिल हो गए तो ये वैल्यू आ गई लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0 2x और प्लस h। अब मैं बोल सकता हूं h बहुत छोटा था, तो 2x के कंपैरेटिवली h अगर बहुत छोटा है तो इस h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ गया वो आ गया 2x। इसका मतलब अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो उसका जो डेरिवेटिव आएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा dy अपॉन dx, उसकी वैल्यू आ जाएगी 2x। तो जितने भी डेरिवेटिव्स निकाले जाते हैं वो सारे फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाले जाते हैं। साइन का डेरिवेटिव हो, कॉस का डेरिवेटिव हो, टैन का डेरिवेटिव हो, कॉट का हो, सेक का हो, कॉसिक का हो, e टू द पावर x का हो, e टू द पावर x का हो, x टू द पावर n का डेरिवेटिव हो, log x का डेरिवेटिव हो, तो जितने भी फंक्शंस उन सब बेसिक फंक्शंस के डेरिवेटिव पहले फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाले जाते हैं। फिर फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग प्रूव करते हैं अगर कुछ फंक्शंस मल्टीप्लाइड हैं तो डेरिवेटिव निकालने का क्या तरीका है, अगले लेक्चर्स में देखेंगे। अगर एडेड है, डिवाइडेड है, कंपोजिट फंक्शंस है तो उनके डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो इस पूरी सीरीज में मैं पूरे डिफरेंशिएशन का जो पार्ट है वो कंप्लीट डिस्कस कर दूंगा। तो जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं या जिनको मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है किसी भी एग्जाम के लिए, जेई के लिए, नीट के लिए, एयरफोर्स के लिए, एनडीए के लिए, हायर फिजिक्स के लिए, तो उनका जो बेसिक डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, और जो डेरिवेटिव्स हमें निकालने होते हैं हमारे सिलेबस में वो भी सारे क्लियर हो जाएंगे। तो ये हम लोगों का था फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलस। एक बार मैं फिर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलस को फाइनली रिवाइज कर देता हूं कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलस है क्या। हमारे पास कोई फंक्शन था y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा dy अपॉन dx, तो वो डेरिवेटिव निकाला जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल से, और वो फर्स्ट प्रिंसिपल है लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलस या फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन या फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ